मूवी के स्टार्ट में हम एक ऑर्फनेज को देखते हैं। यहीं पर हमें मूवी के दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिनमें एक तो था क्लेटस कैसिडी और दूसरी फ्रांसिस बैरिसन थी। वो दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं और ये जगह किसी मेंटल असाइलमेंट के वार्ड की तरह लग रही थी। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि फ्रांसिस काफी डरी होती है। तो क्लेटस पूछता है कि आखिर डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। तो फ्रांसिस कहती है कि मेरी म्यूटेशन काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और मैं आहिस्ता आहिस्ता एक पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही हूँ और मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि इस टाइम उसे कुछ लोग एक बड़े से एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले होते हैं। जिस पर क्लेटस उसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये भी कहता है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उन लोगों की इकलौती उम्मीद हो, इसलिए वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करेंगे। लेकिन तभी कुछ लोग वहां पर आकर फ्रांसिस को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर क्लेटस को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक तरफ वो लोग पुलिस की गाड़ी में फ्रांसिस को ले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ क्लेटस जोर जोर से विंडो पर हाथ मार रहा होता है। वो लोग फ्रांसिस को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही फ्रांसिस अपनी सोनिक पावर की वजह से, यानी आवाज की ताकत की वजह से वहां से भागने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये था कि फ्रांसिस के पास ऐसी वोकल पावर्स भी हैं जिसकी वजह से वो किसी भी ग्लास या किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। अब फ्रांसिस की वो वोकल पावर्स की वजह से पूरी वैन पलट जाती है और इसका असर वहां पर बैठे हुए पुलिस ऑफिसर पर भी होता है। इसलिए पुलिस वाले घबराकर फ्रांसिस पर गोली चलाते हैं, जो कि उसकी आंख में लगती है और फ्रांसिस फौरन गाड़ी से बाहर गिर जाती है। तब पुलिस को लगता है कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं होती, बल्कि अभी भी जिंदा होती है। इसके बाद वो फ्रांसिस को एक असाइलम में लेकर आते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर होती है जो कि फ्रांसिस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय आकर फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर देता है। उस न्यूज़पेपर में ये खबर छपी होती है कि क्लेटस को मौत की सजा देनी चाहिए। असल में क्लेटस एक काफी बड़ा सीरियल किलर होता है, लेकिन कुछ खास एविडेंस न होने की वजह से उसकी सजाए मौत बीच में ही रोकी होती है। अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि ये न्यूज किसी और ने नहीं बल्कि एडी ने ही छिपवाई होती है। और यहाँ पर डॉक्टर फ्रांसिस को कहती है कि क्लेटस जैसे लोगों को तो मौत की सजा जरूर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि एडी के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पर एडी डिटेक्टिव से कहता है मेरा क्लेटस से कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि वो तो सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। और एडी पूछता है कि मुझसे ऐसी क्या खास बात करनी है जो वो मुझसे बात करना चाहता है। तो डिटेक्टिव कहता है कि जरूर कोई डेड बॉडी से रिलेटेड कोई बातें होंगी जो वो तुमसे शेयर करना चाहता होगा, जाके एक बार उससे बात तो जरूर करनी चाहिए तुम्हें। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एडी की बॉडी से वैनम निकलकर उस डिटेक्टिव को खाने की कोशिश करता है। तभी एडी वैनम को रोक लेता है। इसके बाद वो दोनों यानी एडी और वैनम वॉशरूम में चले जाते हैं। अंदर जाकर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी एक लेडी और डिटेक्टिव इनकी बातें सुन रहे होते हैं। इन बातों में वैनम एडी को कहता है कि हमें सिटी के अंदर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बैठकर सिर्फ बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैनम एडी की इंसल्ट कर रहा होता है, साथ साथ उसे चिढ़ाता भी है, जिस पर एडी उसे कहता है कि वैनम तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, तो कम से कम इस बात की ही इज्जत रख लो। इसके फौरन बाद एडी यानी वैनम क्लेटस से मिलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद एडी क्लेटस से मिलने के लिए एक जेल में आता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। यहाँ पर एडी क्लेटस से पूछता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे ही यहाँ पर क्यों बुलवाया है। तब क्लेटस कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को प्रिंट करना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा और इस इंटरव्यू में मैं तुम्हें अपने सारे मर्डर्स के सीक्रेट बता दूंगा और मैंने जितने भी मर्डर्स किए हैं वो क्यों और उनके पीछे क्या राज है और वो डेड बॉडीज कहाँ पर हैं। तब एडी उससे पूछता है कि इस पूरे काम के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना। तो जवाब में क्लेटस उसे कहता है कि बिकॉज आई लाइक यू। अब यहाँ पर क्लेटस एडी को वही न्यूज पेंट करने के लिए कहता है जो फ्रांसिस ने कुछ दिन पहले ही पढ़ी होती है। जब एडी वहां से जाने लगता है तो क्लेटस उसे रोक लेता है और उसका ध्यान दीवार पर बनी हुई कुछ शेप्स की तरफ कर देता है। वहां पर कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं और साथ साथ कुछ कब्रें भी बनी होती हैं, जिन्हें देखकर एडी आगे निकल जाता है और जाते जाते क्लेटस एडी को कहता है प्लीज मुझे भूल मत जाना। और जब एडी बाहर आता है तो वो डिटेक्टिव एडी से पूछता है बताओ आखिर तुम्हें क्लेटस ने क्या कहा, जिस पर एडी सारी बात छुपाते हुए उसे कहता है कि अभी तक तो क्लेटस ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मेरी इंक्वायरी अभी भी उस पर जारी है और वैसे भी इस तरह की चीजों का पता लगवाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। फिर एडी अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है। घर आने पर वैनम एडी की हेल्प करता है
दीवार पर बनी हुई उस सारी डायग्राम को डिकोर करने के लिए। साथ साथ उसे बीच की एक लोकेशन भी बताता है जहां पर क्लेटस ने सारी डेड बॉडीज को छुपा कर रखा हुआ था। और फिर नेक्स्ट डे सारे पुलिस ऑफिसर इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जिनको क्लेटस ने ही मारा होता है। इसके बाद सारे रिपोर्टर आकर एडी से बातें करने लगते हैं कि क्या तुम्हारी क्लेटस से दोस्ती हो गई है, जिसके बाद उसने अपने सारे सीक्रेट्स तुमको बता दिए कि उसने अपने मारे हुए सारे लोगों की डेड बॉडीज को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि उससे अभी तक तुम ही मिले हो अकेले, और तुम्हारे उससे मिलने के बाद ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। और वो लोग जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो एडी लाइव टीवी पर आ रहा होता है। तो ये देखकर वो डिटेक्टिव काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस बारे में एडी ने उसे नहीं बताया हुआ था और इतनी बड़ी न्यूज छुपाई, तो ये सब देखकर तो उसको शौक लगना ही था। अब यहाँ पर सारे एविडेंस मिलने की वजह से क्लेटस को सजाए मौत सुना दी जाती है क्योंकि ये न्यूज हर जगह पर फैल जाती है और फ्रांसिस को भी इस बारे में पता चल जाता है। और ये पता चलने के बाद तो फ्रांसिस बहुत दुखी हो जाती है और इधर क्लेटस को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद एडी ने उसे धोखा दिया है और इसी वजह से वो इस सब के लिए एडी को ही रिस्पॉन्सिबल कहता है, क्योंकि इस न्यूज के छपने की वजह से एडी रातों रात फेमस जो हो जाता है। इसके बाद वैनम एडी से कहता है हम मिलकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे, और वो एडी को ये भी कहता है कि अब मैं मुर्गियां खा खा कर तंग आ चुका हूँ और अब मैं इंसानों को खाने के लिए बेचैन हूँ। ये सुनकर एडी वैनम से कहता है कि हम तो पहले ही क्लेटस के केस में उलझे हुए हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि हमें और कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अब किसी भी पर्सन की मौत हो गई या कोई गायब हो गया तो पुलिस और FBI का सीधा शक हमारे ऊपर ही होगा, इसीलिए इस टाइम में हम किसी भी मुसीबत को दावत नहीं दे सकते। इसी वजह से उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है तो वैनम एडी को बुरा भला कहने लगता है। फिर तभी एडी वैनम को फिर से कहता है कि प्लीज मेरी रिस्पेक्ट किया करो। इसके बाद एडी मिलने के लिए एक शॉपकीपर के पास जाता है। इसके बाद वो सीधा एक पोल्ट्री फार्म में जाता है जहां पर जाते ही वैनम बहुत सारी मुर्गियां खाने लगता है। अभी खाना खाने के बाद ये दोनों वहां से जाने वाले ही होते हैं तो तभी रास्ते में एक गैंगस्टर एक लेडी को परेशान कर रहा होता है और उसका पर्स छीनकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तब एडी वैनम को इस मसले में ना पड़ने के लिए कहता है, लेकिन वैनम एडी की कोई भी बात नहीं सुनता और वो उस गैंगस्टर को खाने की कोशिश करता है। यहाँ पर एडी वैनम से काफी रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तो तब वैनम उस गैंगस्टर को छोड़ देता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं कि तभी अचानक से एडी के पास उसकी एक्स फियांसी एन की कॉल आती है और वह एडी को मिलने के लिए बुलवाती है, इसीलिए एडी भी उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। अब जब वो दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर अंदर ही अंदर वैनम एडी से बातें कर रहा होता है। ये देखकर एन को भी पता लग जाता है कि एडी अंदर ही अंदर वैनम से बातें कर रहा है, इसीलिए वो एडी से पूछती है कि क्या अभी भी वैनम तुम्हारे साथ ही है, जिस पर एडी कहता है नहीं, वैनम तो मर चुका है। तभी एन एडी को बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। तब ये देखकर एडी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और तभी एन एडी से कहती है कि हाय वैनम, कैसे हो, और मैं जानती हूँ तुम इस टाइम भी एडी के अंदर ही हो, इसलिए प्लीज एडी का ख्याल रखना। तो ये सुनकर एडी काफी हैरान हो जाता है। फिर वो बाइक पर बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहां पर वैनम एडी को समझाता है कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो बड़े कामों के लिए बने हैं ना। तब एडी उससे कहता है कि तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ ना, इसलिए तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकते। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैनम खुद अपने लिए खाना बना रहा होता है और यहाँ पर वैनम एडी को भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट लेने को कहता है क्योंकि जब तक एडी नहीं खाएगा तब तक वैनम को भी कुछ नहीं मिलेगा। और तभी हम देखते हैं कि उनके पास एक लेटर आता है और ये लेटर क्लेटस का होता है, जिसमें क्लेटस एडी से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे सजाए मौत हो रही है। साथ साथ क्लेटस उसमें अपने बुरे कामों को लिखकर बता रहा होता है कि अगर मैं पैदा ही ना होता तो मेरी ग्रैंडमदर को कौन मारता, और साथ साथ मेरी मदर को बाथटब में डुबोकर कौन मारता। इसका मतलब यही था कि क्लेटस ने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा था। साथ साथ क्लेटस ने यह भी लिखा होता है कि इस सब के बाद मेरे फादर ने मुझे एक ऑर्फनेज में भेज दिया और वहां के बच्चे भी मुझे मारा करते थे। फिर मैं एक फ्रांसिस से मिला जो एक म्यूटेंट थी जिसके पास वोकल पावर्स थी, जिसके बाद हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनी और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब एडी मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलना चाहता हूँ, और फिर एडी भी उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर क्लेटस एडी को बताता है कि मैं हमेशा से ही एक फैमिली के लिए तरसता रहा,
जिस पर एडी कहता है हाँ, अपनी ग्रैंड मदर और अपनी मदर को मारने के बाद ऐसा तो होना ही था। क्लेटस उसे कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हो गई तो मेरी मौत के रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं बल्कि तुम होगे। साथ साथ वो एडी को ये भी कहता है कि एडी तुम इंसानियत पर एक धब्बा हो, और ये सब क्लेटस की एक चाल होती है, क्योंकि वो एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है और यही वजह होती है कि वैनम को भी उस पर गुस्सा आने लगता है। इसीलिए वो एडी के अंदर से निकलकर क्लेटस को मारने लगता है। अब क्योंकि क्लेटस काफी चालाक होता है तो वो उसके हाथ को पकड़कर उस पर बाइट कर लेता है, मगर तभी वहां पर गार्ड्स आकर उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं। जब एडी वहां से जाने लगता है तो क्लेटस उससे कहता है कि खून का टेस्ट तो मैंने पहले भी चखा है, लेकिन तुम्हारे खून का टेस्ट कुछ अलग है। फिर तभी हम देखते हैं कि जब क्लेटस ने एडी को काटा होता है तो उसके सिम्बियोट का छोटा सा पार्ट क्लेटस के अंदर ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एडी अपने घर पहुंच जाता है तो वैनम उससे माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर एडी उसे समझाता है कि तुम्हारा खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने क्लेटस को मार दिया होता तो उसकी मौत का सारा इल्जाम मुझ पर आता और इसकी वजह से बहुत बड़ा मसला बन सकता था। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक बार फिर से बहस हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। एक बोलता है मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, तो दूसरा बोलता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। फिर यहाँ पर वैनम एडी को कहता है कि तुम एक लूजर थे, मैंने आकर तुम्हें बचाया, तुम्हें एक नई पहचान दी, और जब से क्लेटस का केस तुम्हारे पास आया है तुम तो फेमस हो गए हो। तब ये सुनकर एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वैनम को वहां से जाने के लिए कहता है। इसी वजह से वैनम को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो घर में तबाही मचा देता है। अब फाइनली यहाँ पर वैनम एडी की बॉडी को छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहां से जाते जाते वो एडी की बाइक को भी तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लेटस को देखते हैं जिसको डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत की सजा सुनाती जाती है। वो लोग उसे इंजेक्शन लगाकर मारने वाले ही होते हैं, लेकिन उसी वक्त उस इंजेक्शन और बॉडी में होने वाले रिएक्शन की वजह से वो छोटा सा सिम्बियोट का टुकड़ा क्लेटस की बॉडी से कनेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नया सिम्बियोट पैदा होता है और वो होता है द कार्नेज। अब देखते ही देखते कार्नेज अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वो सारे लोग काफी डर जाते हैं और वहां से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्नेज दिखने में काफी बड़ा और भयानक और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और इसके बाद कार्नेज देखते ही देखते सारे पुलिस वालों को खा लेता है और कैदियों को वहां से छुड़ाकर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडी को, जो कि टीवी देख रहा होता है, वहां पर उससे पता चलता है कि क्लेटस जेल से स्किप कर गया है। इस वजह से एडी काफी हैरान और काफी परेशान भी हो जाता है, और तभी वहां पर एडी से मिलने के लिए वो डिटेक्टिव आता है। वो सारे इंसिडेंट्स का रिस्पॉन्सिबल एडी को कहता है, जिस पर एडी कहता है कि नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। आखिर क्लेटस वहां से कैसे भाग गया, इसलिए तुम इसका रिस्पॉन्सिबल मुझको नहीं कह सकते। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिला है, तो क्या पता कि तुम उसे आजाद करने में तुम्हारा ही कोई मास्टर प्लान हो। फिर हम देखते हैं कि वैनम एक एक करके बॉडीज को रीचेंज कर रहा हो, क्योंकि उसे उसके मुताबिक कोई सूटेबल बॉडी नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो एक लड़की को पोजेस करके वो एक पार्टी में चला जाता है, जहां पर सभी लोगों ने अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहन रखे थे, और वहां पर एक हैलोवीन नाइट पार्टी जैसा माहौल होता है, जहां पर सभी को लगता है कि वैनम ने भी एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहा था और साथ साथ साइज में काफी बड़ा भी। इसलिए सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर हम क्लेटस को देखते हैं जो एक गाड़ी चुराकर भाग रहा होता है। अब जिस तरह से वैनम एडी से बात करता था, वैसे ही यहाँ पर कार्नेज क्लेटस से बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि अभी तक दुनिया में एक ही सिम्बियोट है और वो है वैनम, और अगर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर दें यानी वैनम को खत्म कर दिया जाए तो पूरी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। जिस पर क्लेटस कहता है कि सबसे पहले मुझे अपनी पार्टनर यानी फ्रांसिस को आजाद करवाना है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे साथ होनी चाहिए। तब ये सुनकर कार्नेज भी उसकी बातों से एग्री करता है। इधर पार्टी में वैनम काफी एंजॉय कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है और इवन वो कंपटीशन भी जीत जाता है। वहां पर वैनम एक स्पीच भी देता है, लेकिन वो एडी को काफी मिस कर रहा होता है। फिर एडी उसी कॉर्फनेज में जाता है जहां पर क्लेटस रहा करता था, जहां पर उसे दीवार पर CK+FP लिखा हुआ दिखाई देता है। तब एडी डिटेक्टिव को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि मैं इस कॉर्फनेज में हूँ जहाँ पर क्लेटस रहा करता था। यहाँ पर डिटेक्टिव एडी से पूछता है कि आखिर FP का मतलब क्या है। तब एडी उससे बताता है कि FP का मतलब है फ्रांसिस बैरिसन। तब ये सुनकर वो डिटेक्टिव एडी से कहता है कि हमारे लोग फ्रांसिस को एक बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे थे।
अब डिटेक्टिव उस इंसिडेंट की बात कर रहा होता है जब पुलिस वालों ने फ्रांसिस पर गोली चलाई थी, मगर उस डिटेक्टिव को ये बात पता नहीं होती कि फ्रांसिस बैरिसन अभी भी जिंदा है। इधर क्लेटस एक शॉप में जाकर उसके ओनर को मार डालता है। साथ में वो वहां के कंप्यूटर्स को भी हैक करके सीक्रेट लोकेशन यानी उस असाइलम का पता लगवा लेता है जहां पर फ्रांसिस को रखा गया था। अब उस असाइलम में आकर वो सबसे पहले डॉक्टर को मारता है और फिर वो फ्रांसिस से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर क्लीटस कार्निज से मुलाकात फ्रांसिस से करवाता है। अब ये तीनों आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं और इसके बाद ये तीनों ही गाड़ी की मदद से वहां से भागने लगते हैं। अब इनके पीछे पुलिस भी पड़ चुकी होती है, पर कार्निज के सामने कौन टिक सकता है। कार्निज वहां पर आकर सारे पुलिस वालों की गाड़ियों को उठा उठा कर फेंकने लगता है और सभी पुलिस ऑफिसर को वो जान से मार डालता है। इधर वैनम एक दूसरी बॉडी में आकर उसी शॉपकीपर के पास आता है। वहां पर वो उनसे कुछ खाना और चॉकलेट्स मांगता है क्योंकि एडी को छोड़ने के बाद वो काफी दिनों से भूखा था। इधर एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कल रात जो अटैक हुआ उसके पीछे एडी का हाथ है, क्योंकि एडी के घर के पास उन्हें वो सारी डेड बॉडीज भी मिली थी। यहाँ वो डिटेक्टिव सारी बात एडी को सच सच बताने के लिए कहता है। तब एडी कहता है जब तक मैं एक फोन कॉल नहीं करता तब तक मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद एडी एन को कॉल करता है। एडी की कॉल सुनने के बाद एन उस डॉक्टर के साथ बैठकर एडी से मिलने आ जाती है। एन से मिलने के बाद एडी एन से कहता है कि सिटी में जो भी हादसे हो रहे हैं उसके पीछे क्लेटस का हाथ है, क्योंकि जो अननोन पावर सब पर अटैक कर रही है उसने एक नई सिम्बियोट को पैदा कर दिया है। एडी यहाँ पर यह भी बताता है कि अब मैं और वैनम एक साथ नहीं है और एन प्लीज तुम जाओ और वैनम को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि वैनम ही है जो कि कार्नेज को हरा सकता है। अब क्योंकि एन जानती थी कि वो शॉपकीपर वैनम के बारे में जानती है और इसीलिए वो सीधा वहां पर जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपने वैनम को देखा है, और वहां पर वैनम उस शॉपकीपर की बॉडी के अंदर ही छुपा होता है और वो एन से कहता है इस टाइम मैं एडी से बहुत नाराज हूँ। यहाँ पर एन वैनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को तुम्हारी मदद की जरूरत है, जाओ उसकी हेल्प करो। अब ये सब सुनने के बाद वैनम एडी से मिलने के लिए एग्री हो जाता है। इधर क्लेटस और फ्रांसिस पूरे शहर में तबाही मचाते हुए घूम रहे होते हैं, जहाँ क्लेटस की बॉडी से कार्नेज निकलकर कहता है कि मेरा अगला शिकार वैनम है, यानी कि एडी। इसके बाद हम देखते हैं कि वैनम यानी कि एन एडी से मिलने आते हैं। इसके बाद ये तीनों किसी तरह भी वहां से भाग जाते हैं और रास्ते में वैनम एडी को उससे माफी मांगने के लिए कहता है, तो इसी पर एडी फाइनली यहाँ पर वैनम से माफी मांग लेता है। इधर वो डिटेक्टिव कहीं जा रहा होता है, उसे रास्ते में क्लेटस मिल जाता है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर सीधा क्लेटस को शूट कर देता है, मगर तभी उसकी बॉडी से कार्नेज बाहर आकर डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। इसके बाद जब फ्रांसिस एडी के घर पहुंचती है तो उसे वहां पर एन की रखी हुई रिंग मिलती है, तो तब वो उसे लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां से जाने से पहले उसे एन की पिक्चर भी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो सीधा जाकर एन को पकड़ लेती है और फिर वो एन को कहती है कि हमारी शादी में जरूर आना। इसके बाद डॉक्टर एडी को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आकर एन को ले जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेटस और फ्रांसिस दोनों शादी कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो डिटेक्टिव भी होता है जिसको थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रिजनर बनाया था। अब यहाँ एक तरफ तो उनकी शादी हो रही होती है, तभी वहां पर वैनम यानी एडी भी पहुंच जाता है। अब वैनम को देखकर क्लेटस की बॉडी से कार्नेज निकलकर बाहर आता है, तो उसे देखकर वैनम डर जाता है और वापस से एडी की बॉडी के अंदर घुस जाता है। तब यहाँ पर एडी वैनम से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तो वैनम एडी से कहता है कि ये तो दी कार्नेज है, ये बहुत ज्यादा तेज और चालाक और पावरफुल होते हैं। तब एडी वैनम से कहता है कि बस तुम बाहर आ जाओ और बाहर आने के बाद अब तुम जिसको मर्जी खाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब ये सुनकर वैनम फुल स्पीड के साथ बाहर आ जाता है। यहाँ पर दो ग्रेट वॉरियर्स के बीच में जबरदस्त फाइट छिड़ जाती है। दोनों ही आपस में एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, साथ साथ एक दूसरे पर हावी होने की भी काफी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्नेज वैनम पर भारी पड़ रहा होता है। कार्नेज वैनम को उठा उठा कर फेंक रहा होता है। अब यहाँ पर दरमियान में कार्नेज और फ्रांसिस के बीच में बातें भी हो रही होती हैं, क्योंकि फ्रांसिस के पास वोकल पावर्स होती हैं, तो वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जिसकी वजह से कार्नेज को कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। ये तो हम जानते हैं कि सिम्बियोट और स्ट्रीम लेवल की हीट सोनिक पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तब इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टर कार्नेज के ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और साथ ही साथ वहां पर काफी बड़ा घंटा भी होता है जो कि बजने लगता है और घंटी की आवाज सुनकर दोनों ही सिम्बियोट अपने अपने होस्ट की बॉडी से बाहर आने लगते हैं और जैसे ही वहां पर आवाज आना बंद होती है तो ये दोनों सिम्बियोट वापस अपने अपने होस्ट की बॉडी
बॉडी में वापस आ जाते हैं। इसके बाद कार्नेज एन को लेकर सीधा एक बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगता है, लेकिन तब तक वैनम की बॉडी पर काफी पत्थर गिर चुके होते हैं, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए यहाँ वो एडी को कहता है कि इस बार हम ये जंग जीत नहीं सकेंगे क्योंकि कार्नेज मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद कार्नेज फ्रांसिस को भी पकड़ लेता है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी सोनिक पावर कार्नेज को काफी परेशान कर रही होती है। अब क्योंकि कार्नेज की पकड़ काफी तेज होती है तो इसलिए फ्रांसिस का दम घुटने लगता है, इसलिए वो वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर क्लेटस को गुस्सा आ जाता है तो वो कार्नेज को अपनी बॉडी से दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन अब क्योंकि कार्नेज का पूरा कंट्रोल क्लेटस की बॉडी पर होता है इसीलिए वो उसे खुद से अलग नहीं होने देता। ये सारा सीन वैनम भी देख रहा होता है, इसीलिए वो एडी से कहता है देखो कार्नेज का कंट्रोल क्लेटस की बॉडी पर नहीं है। तब ये सुनकर एडी कहता है हाँ सिर्फ तुम और मैं ही एक परफेक्ट मैच है और भला हम दोनों के अलावा कोई भी कभी परफेक्ट मैच हो सकता है। जिसको सुनकर वैनम को और ज्यादा जोश आ जाता है जीतने के लिए, इसीलिए वो कार्नेज को चैलेंज कर देता है। इसलिए अब ये दोनों ही काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अब एक तरफ तो कार्नेज के हाथ में एन होती है और दूसरी तरफ वैनम के हाथ में एक रॉड होता है जिसे वो सीधा कार्नेज के सर में घुसा देता है, जिसकी वजह से एन सीधा जमीन की तरफ गिरने लगती है। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर आकर वैनम उससे बचा लेता है। इतनी ही देर में कार्नेज भी वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने स्पाइकिस को उसके अंदर घुसा रहा होता है। अब यहाँ पर दोनों सिम्बियोट एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम दोनों में से किसी एक को तो मरना है। यहाँ पर वैनम कार्नेज को इस मूवी का बेस्ट डायलॉग भी मारता है, वैनम लेट देयर बी कार्नेज। लेकिन तब तक वहां पर फ्रांसिस भी जाग जाती है, इसलिए वैनम उससे सोनिक साउंड निकालने के लिए कहता है, लेकिन तभी कार्नेज वहां पर आकर उसे जोर से धक्का देता है। तो इसी वजह से फ्रांसिस वहां पर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी सोनिक पावर की वजह से वहां की सारी दीवारें टूटने लगती हैं। साथ ही इतनी जोरदार आवाज की वजह से दोनों ही सिम्बियोट अपने अपने होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो बड़ा सा घंटा नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसके नीचे फ्रांसिस लेटी होती है। लेकिन वैनम तभी यहाँ पर आकर एडी एंड डॉक्टर और फ्रांसिस को बचा लेता है और अब क्लेटस की बॉडी से कार्नेज पूरी तरह से अलग हो चुका था। अब यहाँ पर कार्नेज दोबारा से आकर क्लेटस की बॉडी में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वैनम वहां पर आकर उसे खा लेता है। इसके बाद वैनम क्लेटस को भी पकड़ लेता है और वैनम क्लेटस को भी जान से मार डालता है और इतनी ही देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और फाइनली सारा खतरा भी टल जाता है। फिर एडी उस डॉक्टर को कहता है कि तुम एन को लेकर अपने साथ यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस हादसे में वो डिटेक्टिव भी बच गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैनम और एडी एक किनारे के पास बैठे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर एक रूम में आता है जहाँ पर एडी बेड पर सो रहा होता है। तो वैनम उससे पूछता है कि क्या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ सीक्रेट्स छुपाने चाहिए। तो एडी कहता है कि हर चीज का एक पास्ट होता है। तो वैनम उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं जानता हूँ और तुम्हें बताना भी चाहता हूँ, मगर वो सारी बातें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ पर एडी को लगता है कि शायद वो अपने सिम्बियोट के बारे में उसको बताएगा, लेकिन तभी वहां पर टीवी फ्लिकर करने लगता है और आसपास की सारी चीजें बदलने लगती हैं। तभी एडी को ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ वैनम कर रहा है, लेकिन ये सुनकर वैनम कहता है कि नहीं, ये सारी चीजें मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वैनम और एडी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि वैनम भी अब स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का हिस्सा बन गया है। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर मूवी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। Thanks for watching.